हेलो दोस्तों। देखिए, न्यूटन को फिजिक्स का जन्मदाता और सर एल्बर्ट आइंस्टीन को इस सदी का महानायक क्यों कहा जाता है, मैं ये प्रूव कर दूंगा आपको। बट जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि मेरा ये बदलाव फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट पर, किसी भी प्रिंसिपल पर या किसी भी स्टेटमेंट पर कोई भी इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बट ये सब नया है। ओके, देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम M+E नियतांक। और अगर मैं कहूं कि ये दो तरह से E+N नियतांक, मगर ये बिल्कुल दोनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल अलग है। और ये एक जो फिजिक्स की नॉलेज रखते हैं उनके लिए बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि M+E नियतांक और E+N नियतांक ये एक ही बात है। यहां से लेकर चलूंगा और फोटॉन का जो वास्तविक रूप है, जो रियलिटी है बिल्कुल फोटोन की, जहां तक अभी तक जो मैं नहीं कहता कि भाई मैं कुछ घमंड है मुझे, फिजिक्स कहाँ रुकी हुई है। नेचर ऑफ लाइट को लेकर देखो, कर्म बहुत बड़ी चीज होती है। न्यूटन, हाइगेंस, फोको, ड्यूअल नेचर, मैक्सवेल, दी ब्रॉगली, प्लांक एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर को आप बिल्कुल भी, इस ऑर्डर को भी आप अगर इस तरह से लिखते हो तो इसके मायने जो है वो चेंज हो सकते हैं। इस तरह से उस ऑर्डर के मायने चेंज हो गए, बिल्कुल ठीक उसी तरह से। इसके लिए देखिए, आपको किसी वस्तु के स्टार्टिंग और एंडिंग को समझना होगा। यानी मैं अपने फोटॉन का जो मैं नया मॉडल लेकर आया हूँ उसको समझाने से पूर्व मुझे एक नया कॉन्सेप्ट इसमें लेकर आया हूँ। और ये भी शायद आपको नया लगेगा कि किसी वस्तु का स्टार्टिंग एक्चुअल में है क्या और उसका एंडिंग है क्या। किसी वस्तु का स्टार्टिंग क्या होता है वास्तव में, आप ध्यान दो। फिजिक्स के जो जानकार हैं उनको पता है ये वस्तु है, मैं वस्तु का गुरुत्व केंद्र दिखा रहा हूं। तो देखिए, वस्तु को जब हम किक मारते हैं तो क्या बस यही है कि बस एक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन का, देखिए यही होता है, लेकिन मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो कितनी देर में होता है कि डेल्टा T 0 और एग्जैक्ट 0। इसको हम ये नहीं कह सकते कि लगभग बराबर 0, एग्जैक्ट D 0। अगर एक्शन का डेल्टा T 0 सेकंड में रिएक्शन मिल गया तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो ये वस्तु स्टार्ट कैसे ले रही है, इस वस्तु का स्टार्टिंग एक्चुअली में है क्या, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। क्योंकि एक्चुअली जिसने, वरना क्या था कि अगर न्यूटन जिंदा होते तो शायद मुझसे पहले वो इसको बता देते, क्योंकि उस टाइम तक ये नहीं था E = mc²। तो उसी से इस चीज की व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशन। ये फिनोमिना उसके बाद ही आती है। तो इसलिए इसका अभी तक देखिए, मैं क्या बताता हूँ, स्टेप क्या है। स्टार्टिंग जैसे ही एक्शन होता है, ओके, ये वस्तु है। देखिए, ये भी प्रूव करूंगा कि किसी भी वस्तु की स्टार्टिंग के लिए और उसकी एंडिंग के लिए इनर्शिया का होना अति आवश्यक है। इनर्शिया, अगर मास नहीं है तो वस्तु को ना हम रोक सकते हैं ना हम चला सकते हैं। देखिए, जैसे ही एक्शन होता है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इसमें कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं है और इसको चाहिए गतिज ऊर्जा चलने के लिए। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होती है, मैं ये कह रहा हूं। कुछ देखिए, एनर्जी की क्या परिभाषा है, चलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये क्या होता है, देखिए एनर्जी इसे मिलती कहां से है, इस जो एनर्जी देता है वो कैसे देता है, ऐसे थोड़े मिल जाएगी एनर्जी। एनर्जी अगर आप दोगे तो आपको तो मास लेना पड़ेगा, बिल्कुल। जैसे ही एक्शन होता है यह वस्तु कुछ मास डिके कर देती है, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति।
यानी कि ये समझिए कि ये जो एक्शन है जिसको हम रिएक्शन कह रहे हैं, ये रिएक्शन एक एक्शन बन गया और वो क्या एक्शन हुआ है, डेल एम। यानी कि द्रव्यमान में जो क्षति होती है वो क्या, द्रव्यमान जाता है और इस द्रव्यमान का जो रिएक्शन है, द्रव्यमान क्षति का सॉरी, इसी द्रव्यमान का जो क्षय हुआ है वही है फ्यूल। फ्यूल के बगैर तो मोशन हो नहीं सकता। तो ये फ्यूल का जो रिएक्शन है डेल एम का जो रिएक्शन होता है, एक्चुअल में ये चीज है जो वस्तु को स्टार्टिंग दे रहा है। दोबारा से समझिए, समझ गए हो गए यार फिजिक्स को जानकर। एक्शन उसका रिएक्शन द्रव्यमान क्षति के रूप में मिलता है और इसके जो इक्वल E बराबर mc², E ये एनर्जी किसे मिलती है, गतिज ऊर्जा के रूप में इस वस्तु को मिलती है और ये स्टार्ट हो जाता है। एंडिंग देखिए, एंड क्या है, तो ये वस्तु स्टार्ट हो जाती है भाई। U बराबर 0 से U कुछ भी समथिंग छोटी छोटी चीज वो भी तो किसी तरह है, वही तो चीज स्टार्टिंग है, एक्चुअल इस टाइम स्टार्ट होती है। ये रहे कि बस F बराबर है में वस्तु एकदम त्वरण चलना शुरू हो गई, ये है ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, क्योंकि मुझे ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरा फोटॉन, गतिक फोटॉन द्रव्यमानहीन है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई वस्तु गति करती है तो वेग के साथ उसके द्रव्यमान का जो परिवर्तन है वो m0√1-v² के अनुसार होता है। बस यहाँ आइंस्टीन के थोड़ा खिलाफ हूँ, उस नियम के खिलाफ नहीं हूँ जो उन्होंने दिया है, द्रव्यमान क्षति का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसके खिलाफ नहीं हूँ, बस इसके खिलाफ हूँ और ये मैं प्रूव कर चुका हूँ मैथमेटिकली। ओके, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे ये चीज बतानी बहुत जरूरी हो गई है। ये समझिए मेरा फोटॉन, हालांकि मैं ये भी कह रहा हूं कि फोटॉन कभी भी विराम अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करता, मैं ये भी प्रूव करूंगा, ये मानता हूं कि फोटॉन कभी विराम अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर ये क्या है, इसका विराम भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन किसी वस्तु के लिए पार्टिकुलर कोई भी गोली है स्टील की, आप उसको या फुटबॉल है कुछ भी, तो वो यही है, जैसे एक्शन होता है इसका रिएक्शन ये होता है कि द्रव्यमान क्षति, ठीक है, इसको मिलती है और ऊर्जा में कन्वर्ट होकर इसको वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये चीज जो आती है उसको डेल्टा ई के रूप में मिलती है। ओके, डेल्टा एम डेल्टा ई के रूप में उसे मिलती है। ठीक है, तो ये मोशन स्टार्ट होता है। ओके, अब हम जाते हैं इसकी पोजीशन पर, एंडिंग पोजीशन। ये देखिए, और ये जो चीज देखो मैंने आपको लगाई है, ये एक्शन मतलब किसी भी चीज का जिसको हम पुल बोलते हैं, मैं तो इसे हिंदी में जानता हूँ धक्का देना, क्योंकि बल्कि दो ही चीजें नजर आई ना, वो धक्का या खिंचाव, तो वो खिंचाव है या धक्का है। तो धक्का हमेशा बिल्कुल इस तरह से ही दिया जाता है जैसे फुटबॉल में किक, यानी गुरुत्व केंद्र पर आप फोर्स कहीं भी अप्लाई करो, इस वस्तु पर अगर आप यहाँ भी फोर्स अप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ लगेगी और उसकी जो दिशा है वो बिल्कुल यही होगी, यानी कि इस वेक्टर का जो हेड है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड आपको यहीं पर मिलेगा, मैग्नीट्यूड यहीं पर मिलेगा। ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी मामला। फोर्स यहाँ उल्टा है, जब ये चीज जब यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ कि क्या, क्योंकि मेरे को तो अपना फोटॉन समझाना है और जो मेरा गतिमान फोटॉन आएगा तो सीधी सी बात है वो बिल्कुल ऐसा आएगा, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो उसको मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये आप समझिए वही गोली है जिसके अंदर कुछ मास है, इसकी गतिज ऊर्जा प्लस इस ऊर्जा दोनों साथ में है इसके। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ आता है तो समझिए इसको हमें खींचना पड़ता है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, कोई पॉइंट लेना होगा, तो इसको रोकने का मतलब क्या है, इसको खींचना होगा। तो इस एक्शन का क्या रिएक्शन होता है कि डेल एम, यानी कुछ द्रव्यमान वस्तु को, और इसकी जो क्या होती है प्रतिक्रिया डेल एम की, वो एनर्जी के रूप में कार्य कर। अब कार्य किसे करना पड़ रहा है, अब कार्य इस चीज को करना पड़ रहा है जो फोर्स लगा रही है। तो सीधी सी बात है उसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी तो लगी हुई है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, मेरा मतलब अतिरिक्त एनर्जी जो इसको रोकने के लिए चाहिए। तो वो किस तरह से मिलती है, वो इस तरह से मिलती है, डेल एम इधर और डेल्टा ई जो है वो इधर। देखिए वही वेक्टर है, मैं समझा रहा हूँ, ये वही वेक्टर है जो इसे क्या करता है, खींच लेता है। रुक, ये किसी वस्तु का स्टार्टिंग और एंड। अब मेरा वही है, मेरा जो द्रव्यमानहीन फोटॉन आता है, जो भी वो चीज है, देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि द्रव्यमानहीन जो वस्तुएं होती हैं उन्हें कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रोक नहीं सकती।
क्योंकि इसमें द्रव्यमान की क्षति होना जरूरी है, चाहे स्टार्टिंग हो चाहे विराम हो। समझिए। नॉन कॉन्टेंटिक फोर्स जैसे कि विद्युत क्षेत्र में लगने वाली फोर्स, विद्युत बल या चुंबकीय बल या गुरुत्वीय बल, ये इनको नहीं रोक सकते। मैं कह रहा हूं कि फोटॉन हो सकता है कि आवेशित हो, लेकिन ये भी मेरी कभी धारणा में, इसके बाद दूंगा जब उस चीज को समझाऊंगा कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित होते हुए भी क्यों नहीं विक्षेपित होते। ये समझ गए एंडिंग आप। तो जैसे ही ये एक्शन हुआ, इसका रिएक्शन डेल एम के रूप में और डेल एम का रिएक्शन डेल्टा ई के रूप में, यानी कि इसको एनर्जी मिल गई जो इसको रोक रहा है। तो ये किसी वस्तु का क्या होता है। अब मैं ये कैसे कह रहा हूं कि भाई फोटॉन जो है, फोटॉन उसकी विराम अवस्था एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि समझा तो मैं ऐसे रहा हूं कि जैसे मेरा गतिमान यानी खाली है, निर्वात का जो वैक्यूम है, वैक्यूम का वॉल्यूम, सॉरी, तो यार इंग्लिश मेरी ऐसी है, तो वो चीज उसमें फिलहाल क्या है, द्रव्यमान नहीं है, लेकिन उस कारक से जिसने इसे रोका है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स होनी चाहिए। जैसे हथेली से रोक सकता हूँ, लेकिन वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में मैं इसे विक्षेपित नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर इस पर कौन सी फोर्स लगती है, नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स, ऐसे बोलते हैं कुछ भैया। तो द्रव्यमान इसमें आता है और ये विराम में आ जाता है। ओके, यानी कि किसी वस्तु के स्टार्टिंग के लिए भी और उसके वस्तु के एंडिंग के लिए भी इनर्शिया का होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर कभी मैं कहता हूं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहां भी ये क्या हुआ होगा, बिल्कुल भी किसी कंडीशन में भी ये विराम अवस्था से कौन सी पोजीशन में, गतिक अवस्था में बिल्कुल असंभव था। यानी कि अगर m नॉट 0 रहा हो कभी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, तो अगर इसमें द्रव्यमान नहीं है तो फिर क्या, क्योंकि इधर से द्रव्यमान ट्रांसफर होना है, जो वस्तु गति स्टार्ट चाहती है ये, और इसमें ये नहीं है, तो इसे किसी भी विधि द्वारा स्टार्टिंग नहीं दिया जा सकता। इसको फ्यूल खर्च करना पड़ेगा, यही खुदा का नियम है। ओके, और मैं ये कह रहा हूं कि जिस टाइम m 0 है तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें m 0 नहीं होना चाहिए। कॉन्टैक्ट फोर्स को मैं ये मान रहा हूं कि वो द्रव्यमान युक्त फोर्स है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को मैं ये मान रहा हूं कि वो द्रव्यमानहीन फोर्स है। तो कोई भी द्रव्यमानहीन फोर्स किसी द्रव्यमानहीन वस्तु को नहीं रोक सकती, क्योंकि वो अप्लाई नहीं होता है। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे धूल में लट मारना, धूल में भी वायु कण है, निर्वात में लट मारना, निर्वात में भी ईथर के कण है, निर्वात से भी बाहर जाकर लट मारना, तो वो फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती। हो सकता है कि फोटोन आवेशित हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आवेशित है, लेकिन ये कारण हो सकता है कि क्योंकि वो एक क्या है, गतिमान अवस्था में एक द्रव्यमानहीन कण है। कण भी नहीं बोल सकता, वस्तु है, क्योंकि कण का मतलब कहते हैं क्या, पार्टिकल है, तो समझो द्रव्य है, उसमें द्रव्यमान है। तो सॉरी, यहाँ बीच में जब वो मोशन की पोजीशन में, मेरे फोटॉन की बात कर रहा हूं मैं, हर एक वस्तु के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलना चाहती हैं, चाहे वो 1 कुंटल की हो, चाहे 50 कुंटल की, चाहे 1 मीट्रिक टन की, तो उनको m0 करना पड़ेगा। ये स्पीड के साथ घटता है, फ्यूल खर्च करना पड़ेगा, ये समीकरण में प्रूव कर चुका हूं। रियली द्रव्यमान स्पीड बढ़ाने के साथ बढ़ता नहीं है, आइंस्टीन साहब ये बोल रहे हैं रिलेटिविटी में, ये घटता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिलेटिविटी झूठी है या गलत है, वो बात अलग चीज है। अगर आप लोग ये समझ गए हो तो मैं ये बता रहा हूँ। और वो दूसरी चीज ये हो सकता है कि आगे से, तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, बाद में करूँगा। मैं तो मेन चीज बताने जा रहा हूँ जो ये प्रूव कर देगा यस इट्स ट्रू। मैं कह रहा हूँ कि विराम अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैंने क्या देखा, बस मैंने यही तो विशेष चीज देखी, और तब मेरी चीजें ये तभी समझ में आई। तो क्या है, बिल्कुल वही नजारा है जनाबे अली, मेरे पास रजिस्टर नहीं है। इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों को देखिए, इस तरह से घूम रहे हैं। ये नाभिक है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना हुआ, और उसके बाद जो विभिन्न कक्षाएं हैं, सॉरी ये तो अजीब है ना भाई, तो ये जो कक्षाएं हैं इनके अंदर सबको पता है यार, नहीं बड़ी फिजिक्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसको समझाने के लिए कुछ करना है। और मैं केमिस्ट्री नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि ये सारे 1-2 होते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं किसी में, मगर ये है इस तरह से, ये जो इलेक्ट्रॉन है सब इस तरह से घूम रहे हैं। सेम मास, दोनों सबके मास क्या है, सेम। जो चीजें कुछ उल्टी होने वाली है, लेकिन डिफरेंट वेलोसिटी एंड यू नो कि जो पहली कक्षा में घूम रहा है, मैं तो सिर्फ चलो वही चीज देखता हूं कि n = 1 में सबसे क्या है, अधिक,
सबसे अधिक और n बराबर अनंत में जो है वो सबसे कम। बिकॉज ये तो मैंने 12th की किताब में पढ़ा है कि वो इस तरह को फॉलो करता है। देखिए ये चीजें आगे जुड़नी है, बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर मैंने देखी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर हो रहा है। रियली इलेक्ट्रॉन के अंदर किसी केंद्र पर कोई एक पदार्थ रखा है, ये वैद्युत बल की वजह से हो रहा है, महागुरुत्वीय बल की वजह से हो रहा है, बस इतना है। ये हो सकता है कि क्वार्क, कोई से क्वार्क बोल रहे हैं वो, और ये सब फोटॉन जो है ये इस तरह से इन्हीं कक्षाओं, बिल्कुल इसी तरह कक्षाएं हैं, और इसमें जो मेरे फोटोन हैं ये अलग अलग कक्षाओं में, लेकिन मेरे फोटोन किसी भी एक कक्षा में एक ही फोटोन। ये तो अलग अलग कक्षाओं में इनकी संख्याएं पता नहीं क्या बोल या मैगो 2n² या n की पावर 2, मुझे नहीं पता क्या है, 2 की पावर n शायद। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ हर कक्षा में एक ही फोटोन घूम रहा है, बट सबके जो मास है वो डिफरेंट हैं और सबकी वेलोसिटी जो है वो भी डिफरेंट है। देखिए सब कुछ इसका उल्टा है, सब कुछ उल्टा। अभी बताता हूँ मैं आपको क्या, यहाँ पे जो मास है मेरे वो भी सभी के क्या है, डिफरेंट मास, और जो स्पीड है यानी कि वेलोसिटी है वो भी क्या है, डिफरेंट। और मैंने किस तरह से लिख दिया, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, बट क्या है कि इस तरह से है कि n गुणा v इक्वल टू नियत। इनका रेखीय संवेग क्या है, वो तो नियत है, बट कोणीय संवेग जो है वो नियत नहीं है, कोणीय संवेग नियत नहीं है। ओके, बट इसका क्या है, इसका तो कोणीय संवेग जो है वो अलग अलग कक्षा के लिए निश्चित है, कोणीय संवेग नियत है, कोणीय संवेग क्या है, नियत है। यही तो मजबूरियां हैं। अगर कोई हमारे पुरखों ने बात लिख दी है, इसे फंडामेंटल फिजिक्स कहते हैं, तो वो चीज कहीं भी फेल होने वाली नहीं है, यही होता है। जैसे ही, अब असली फिजिक्स, जैसे ही कोई फोटॉन, मतलब बाहर से ऊर्जा मिलने का मतलब वही है, फोटॉन आता है, और बस फिजिक्स में ऐसा लगता है कि वही फोटॉन आता है, इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर पर चला जाता है और फिर वो तुरंत 10 की पावर -8 सेकंड में उसे उत्सर्जित कर देता है। मतलब बिल्कुल परावर्तन जैसी बात है, बिल्कुल वही है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, मैं बाकी को गायब कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, वही है उत्तेजन वाला ऊर्जा स्तर के आरेख पर भी मैं समझा रहा हूँ इस चीज को। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से, निम्नतम ऊर्जा स्तर से और किसी भी ऊर्जा स्तर पर पहुंचता है, मान लीजिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर अनंत, ठीक है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल उसी तरह की चीज है जैसे आदमी को क्रोध आता है, और ज्यादा क्रोध, और ज्यादा क्रोध, और ज्यादा क्रोध उत्तेजन की भाव वाली जो चीज बता रहा हूँ वो इसी तरह की चीज है। तो ये क्रोध की वजह से इस या इसमें डिस्ट्रैक्ट लेवल बोल ले गए हैं, तो ये निश्चित है वही चीज है। तो ये क्या होता है कि जैसे ही यहाँ जाता है ये, तो इसका कोणीय संवेग जो है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के लिए कोणीय संवेग जो है वो क्या है, निर्धारित है कि आप उसी कक्षा में घूम सकते हो जिसमें आपका कोणीय संवेग तो कोणीय संवेग जब गड़बड़ा जाता है MVR, तो इसके पास क्या चीज है, इस R को अगर चेंज करना है, मतलब अगर निम्नतम ऊर्जा स्तर में जाना है, तो दो कंडीशन इसके पास हैं, या तो ये V को चेंज करे या ये M को चेंज करे। संवेग कम ही करना है, सीधी सी बात है। तो अगर ये V को घटाता है, देखिए मजबूरी इसकी, अगर ये V कम करता है तो इसे डर है, तो किसी भी दूसरे कक्षा में मान लीजिए V कम किया और यहाँ तक की पोजीशन आ गई, तो क्या होगा, वो बस इसी में अटक के, और ये भी वर्जित है क्योंकि उसे उसी कक्षा में जाना होता है। तो ये तो उसने कर दिया फेल किया, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा, किसी दूसरी कक्षा में जो है वो घूमना स्टार्ट मेरा हो जाएगा और ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा, ब्रह्मांड का सत्यानाश। तो फिर उसके पास ये है, तो फिर उसके पास क्या है, M। अब ये M क्या है, क्या ये M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है? जी नहीं, इससे द्रव्यमान में वो जो मेरा इलेक्ट्रॉन आया है, वो सॉरी फोटॉन, ठीक है, उसका द्रव्यमान भी नहीं, फिर कंफ्यूज हो गया यार, बताता हूँ।
तो जैसे ही यहाँ पहुंचता है, अब ये सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो ये होता है श्रीमान जी कि अब मैं समझाता हूं, जैसे ही कोई फोटोन, जैसे ही कोई फोटोन किसके मतलब परमाणु के अंदर, उसके बाद फिर सीधा वो इलेक्ट्रॉन के अंदर घुसता है, तो सीधी सी बात है वो क्या करता है कि किसी भी एक फोटोन पर, ये प्रतिचित्रण में अभी दिखाऊंगा, तो वो किसी एक फोटोन पर जाकर गिरता है। एक्चुअली में फोटोन जो है फोटोन पर भी नहीं गिरता, ये समझिए कि मेरे फोटोन क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से घूम रहे हैं। तो जैसे ही कोई फोटोन बाहर से आता है, मतलब वो ऊर्जा सीधी कहाँ आती है, इस यहाँ आती है किसी फोटोन के पास, वो आ गया। अब ये फोटोन जो है अपना द्रव्यमान उसका है m1 m2 m3 ऐसे ही है सब। m1 बड़ा है, m2 से बड़ा है, m3 से, v1 छोटी है, v2 से छोटी है, v3 से। तो देखिए इसकी एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है वो उन सब के मुकाबले क्या है, बिकॉज p इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। चूंकि इसका द्रव्यमान क्या है, वो सर्वाधिक है, तो इसकी गतिज ऊर्जा सबसे कम है, इसकी गतिज ऊर्जा सबसे कम है। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, इसकी गतिज ऊर्जा सबसे कम है। तो ये क्या है कि जब वो फोटॉन आता है, मान लीजिए लैम्डा तरंग दैर्ध्य का फोटॉन कोई आपतित हुआ, मैं बोल रहा हूं आपतित, तो सीधा यही आ रहा है आपतित हुआ। तो जब वो आके इस फोटोन के पास आता है, तो ये फोटॉन क्या है, ये फोटॉन आया, तो इस फोटॉन को आके ये बोलता है भाई ये चल निकल यहाँ से, मेरे को उत्सर्जन करना है तेरा। ये कहता है कि उत्सर्जन के लिए तो भाई मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि मुझे तो अपना द्रव्यमान शून्य करना है, तभी मैं 3×10⁸, मतलब इनका ये होता है कि जब भी मैं आऊँगा तू तुझे जाना पड़ेगा, हम प्रकृति में इसी तरह से चलेगा हमारा काम। तो ये आते ही से बोलता है चलना अपना सारा द्रव्यमान मुझे दे और नहीं निकल सीधा। तो ये अपना टोटल द्रव्यमान उसको ट्रांसफर कर देता है, और वो एनर्जी इसको अतिरिक्त एनर्जी के रूप में मिलती है, और ये क्या है, यह अपनी कक्षा छोड़कर उत्सर्जित हो जाता है, और इसकी जगह वो जो नया फोटोन आया है वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि सारा द्रव्यमान जैसे रूप बदल के निकल लिया, बिल्कुल सेम टू सेम जुड़वा, तो इसके टोटल द्रव्यमान को ले लेता है, और बाकी क्या होता है अतिरिक्त उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहता है। तो मतलब कहानी ये होती है इस तरह की कोई जगह। और वैसे ये इतना सिंपल, मतलब ये इतना सिंपल है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरह का है, उल्टा हिसाब है, इनका प्रतिचित्रण अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि जैसे ये निम्नतम ऊर्जा स्तर है, निम्नतम ऊर्जा स्तर, तो ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर अनंत, तो मैं बस ये बता रहा हूं। और ये फोटोन की कक्षाएं हैं NF जिसे बोलते हैं, तो ये इसका न्यूनतम है, ये NF बराबर 1 मान लीजिए, NF बराबर 2 मान लीजिए, ये NF बराबर 3 मान लीजिए, NF बराबर अनंत। फोटोन की कक्षाएं, फोटोन की जिन कक्षाओं में फोटोन घूम रहे हैं उनकी कक्षाएं। तो ये प्रतिचित्रण कुछ इस तरह का है कि जब इलेक्ट्रॉन अनंत ऊर्जा स्तर में पहुंचता है, जब कहां पहुंचता है, अनंत ऊर्जा स्तर में, तो इस एक्शन का रिएक्शन ऐसा होता है कि n बराबर 1, n बराबर 1 से फोटॉन उत्सर्जित होता है। जो पहली कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि छोटी, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए जो फोटॉन उत्सर्जित हो रहा है, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है लाइमन श्रेणी, तो n बराबर अनंत पर जब हो जाता है, तो यहाँ से जो फोटॉन है उसकी तरंग दैर्ध्य 910 एंगस्ट्रॉम है। उस चीज से समझ सकते हो आप सब जानते हो। और अगर कोई n बराबर 1 में जाता है, अगर कोई n बराबर 1 में जाता है, तो उसका रिएक्शन ये है कि n बराबर अनंत, देखिए ये प्रतिचित्रण तो इस तरह से है, अगर कोई n बराबर 1 में जाता है न्यूनतम से, तो उसके संगत ये जो अनंत जो त्रिज्या है उस कक्षा में घूम रहा है, वो फोटोन क्या है, उत्सर्जित होता है। तो मैं कह रहा हूं कि सीधी सी बात है कि इस उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा अधिकतम होगी और इस उत्सर्जित फोटोन की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। बिकॉज बताइए, ओ सॉरी मैं फिर उल्टा बोल गया यार, देखो ये उल्टा वो उल्टा, तो क्या आदमी उल्टा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं ये वाली चीज, इसकी ऊर्जा, ये ऊर्जा अधिकतम होगी, वो ऊर्जा न्यूनतम, सॉरी, बिकॉज यहाँ पे जो इसकी ऊर्जा है वो कम है और उसकी क्या है, सर्वाधिक है। तो ये जो उत्सर्जित होगा तो ये अधिक ऊर्जा वाला फोटॉन होगा और वो कम ऊर्जा वाला फोटॉन होगा।
मैं कितना बेवकूफ हूँ। बाजी ये अधिकतम है और वो क्या होगी, न्यूनतम। तो मैं कह रहा हूं कि इनके रेखीय संवेग तो संरक्षित है, मगर कोणीय संवेग संरक्षित नहीं है। और इनका उल्टा है, इनका क्या है बताइए, इनका क्या है, इनका कोणीय संवेग संरक्षित है, जबकि रेखीय संवेग इनके संरक्षित नहीं है। ओके, तो इनका जो कोणीय संवेग है वो किस तरह से संरक्षित है, इसका जो टोटल कोणीय संवेग है, मैंने कहा इन सबके क्या है, नियत नहीं है, मगर इनका जो टोटल कोणीय संवेग है वो ठीक इस कोणीय संवेग के इक्वल है एंड अपोजिट है। एक्शन रिएक्शन यहाँ तक है, पूरे ब्रह्मांड में यही हो रहा है। नीचे हूँ, अभी मैं वहां भी जाऊंगा, सिंगुलरिटी तक भी। ओके, वहीं तक जाऊंगा मैं। देखिए दो ही तरह की तो रिसर्च हैं, एक माइक्रो की तरफ, एक मेगा की तरफ। ओके, अभी माइक्रो की जो रिसर्च है वो कहाँ रुकी हुई है कि फोटॉन यही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उत्सर्जित फोटॉन अलग है और अवशोषित फोटॉन अलग है, बस ये रूप बदल के यहाँ से निकल रहा है। मैंने ये सब चीज देखी है और मैंने सब आंकड़े लगाए हैं, मैं कोई ऐसे वैसे भी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये देश की प्रतिभा का सवाल है। ये वीडियो मेरा अंग्रेज लोग भी देख सकते हैं। ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको सिचुएशन, ये वो विकिरण है, आपतित फोटोन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ये 6000 एंगस्ट्रॉम, देखिए आप बिल्कुल कितना क्लियर कर दूंगा बात को, वही चीज जो मैंने टोटल व्याख्या की है। एक देखिए, ये तो चित्रों से क्यों समझाई जाती है फिजिक्स, इसीलिए तो चित्रों से आसान होती है। ये 6000 एंगस्ट्रॉम आपतित फोटोन की ऊर्जा को दर्शा रहा है, ठीक है। और मैंने ये बेवजह मान लिया, वरना वो ऊर्जा यहां तक की है, बी ए बी सी, यानी ये जो ए बी है ये 6000 एंगस्ट्रॉम की जो ऊर्जा होती है उसके इक्वल है, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने इसमें ऐसे ही अतिरिक्त जोड़ दिया है। ओके, अब देखिए ये है उत्सर्जित फोटोन, उत्सर्जित फोटोन, ठीक है। और वो देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम का क्यों होता है, देखिए मैंने ये ऊर्जा जोड़ी है जो इसे उस कक्षा में घूमने के लिए चाहिए जिसमें यह जाकर शिफ्ट होने वाला है, और वो ऊर्जा अब यहाँ इस तरह से है, देखिए ये सी, ये बी और ये हो गया आपका ए। ये ऊर्जा है, थोड़ा सा गैप ज्यादा बन गया, कोई बात नहीं, समझ लोगे आप लोग। तो देखिए बस ये होता है, ये बाकी क्या बचता है 6000 एंगस्ट्रॉम, ये कहानी और कुछ नहीं, समझ गए होगे। मैं कह रहा हूं बीसी वो पार्ट है जो घूमने के लिए चाहिए, ये घूम रहा है इसके पास है, ये नहीं घूम रहा है इसके पास नहीं है, तो तुरंत क्या होता है, ये इससे इसको ले लेता है और क्या हुआ, घूमना स्टार्ट कर देता है और अपनी ये टोटल ऊर्जा इसे दे देता है और ये उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है। और वो घूम रहा है, उसकी जगह वो घूम रहा है। ओके, यही चल रहा है। और बस हमें ये लगता है कि आया फोटोन और इलेक्ट्रॉन ने कर दिया उत्सर्जित फोटोन। तो यहाँ अंदर क्या हो रहा है, यहाँ बिल्कुल वही पोजीशन है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। किसी वस्तु का स्टार्ट कैसे होता है और एंड कैसे होता है। और मेरे ख्याल से अब आप लोग प्रभावित हो गए और आपको ये पता चल रहा होगा, यस रियलिटी यही है, बिल्कुल रियलिटी यही है। वीडियो इस पर देख लीजिए, अंग्रेज लोग खुद कह रहे हैं अगर हमें प्रकाश की चाल से चलना है तो हमें द्रव्यमानहीन होना पड़ेगा, एम का मान जब तक जीरो नहीं होगा, वो ये सोच रहे हैं कि लगभग जीरो, कि लगभग जीरो हो जाएगा तो हम इसी स्पीड से चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जब एग्जैक्ट जीरो होगा तब हम किस प्रकाश की चाल से चल सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमानहीन का मतलब बिल्कुल द्रव्यमानहीन है। मैं वहां ये भी नहीं कह रहा हूं कि लगभग के लिए कोई बात है, कुछ नहीं, एग्जैक्ट जीरो। गतिमान फोटॉन का नाम मैं चेंज कर दिया है, गतिमान फोटॉन। आप कभी जब देखो तो शक्ल से देखना, मैं कह रहा हूं, देखिए मेरे करीब आते चले जाइए, मैं बड़ी खबर दे रहा हूं, ये बड़ी न्यूज है, मजाक नहीं कर रहा हूं। फिजिक्स वर्ल्ड में अगर ये एक सनसनी की तरह ना गई तो मैं कह रहा हूं रियली, मैं कहता हूं E इज नॉट इक्वल टू mc स्क्वायर, बात गतिक फोटोन,
अभी मैं इसको फोटोन बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा। ये जब विराम अवस्था में है तो फोटोन है, लेकिन गतिक अवस्था में ये है फोटॉन, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना ना ना, ये नहीं है गतिक फोटोन की ऊर्जा, तो ये है -0 × c²। जीरो तो आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों रखा, क्योंकि गतिमान फोटॉन में द्रव्यमान नहीं है, बट निगेटिव निगेटिव ये शो कर रहा है कि द्रव्यमान घटते 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 क्या हुआ है, 0। तो घटता है, द्रव्यमान घटता है, ये इस चीज को शो कर रहा है कि द्रव्यमान घटता है, और घटते घटते क्या हुआ है, 0। -E/c² = 0। इंटीग्रल E/c² माइनस इंटीग्रल 0। E/c कांस्टेंट Cv। कैप्सूल वैक्यूम, क्या नाम दिया भाई, वैक्यूम के कैप्सूल, कैप्सूल ऑफ वैक्यूम, इनके अंदर केवल निर्वात है, और वो भी शुद्ध निर्वात, मतलब बिल्कुल शुद्ध निर्वात। हो सकता है ये जो निर्वात है इसमें जो ईथर कण है वो अशुद्धि हो, डस्ट, लेकिन ये क्या है, कहीं ऊपर से आए होंगे, हो सकता है इससे भी विरल कोई चीज है, निर्वात से भी विरल। तो ये है वैक्यूम कैप्सूल, मैंने कांस्टेंट को नाम दिया है Cv। E = Cv × C। E = Cv × C। तो एक्चुअली में मेरा जो गतिक फोटॉन है वो है सीविटॉन, उसे मैं नाम दे रहा हूं सीविटॉन। अब देखिए, Cv एक नियतांक है, बट अलग अलग फोटॉन, तो Cv एक नियतांक है, मगर क्या है कि इसकी वैल्यू डिफरेंट फोटॉन्स के लिए डिफरेंट है। और यदि प्रकाश फोटोन सीविटॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो, तो Cv = H/λ। किसी भी फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो उसके लिए Cv की वैल्यू H/λ द्वारा ज्ञात की जा सकती है, मैंने ज्ञात की है। H की वैल्यू, H यहाँ पर फलांक नियतांक है। जितने भी स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के सवाल हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल हैं, उन सबको मैंने इसमें फिट किया है, और मेरे Cv की वैल्यू यही H/λ मुझे मिली है। ओके, सबसे बड़ी बात, मेरा जो फोटोन का नया यानी कि सीविटॉन मॉडल है, आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये विराम अवस्था में एक कण है और गतिक अवस्था में एक तरंग है। तो जितने भी प्रयोग हैं तरंग से संबंधित, जो प्रयोग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परावर्तन, अपवर्तन, फिर विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ओके, ये सभी की व्याख्या करता है। और प्रकाश का विद्युत प्रभाव, तापानिक उत्सर्जन, और आपका क्या कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, जो उसकी कण प्रकृति को प्रेजेंट करते हैं, वो सबकी व्याख्या मैंने की हुई है। सबकी व्याख्या में स्टेप टू स्टेप में अपने कुछ वीडियो, इसके बाद मेरा दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, तो 5, 7, 10 वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, और मैं आपको ये बता दूंगा कि व्हाट इज सिंगुलरिटी, और टाइम मशीन बनती है या नहीं बनती है, और बनती है तो वो टाइम मशीन कैसी हो। ओके, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, टाइम मशीन तक तो मुझे ले रहा, मैं टाइम मशीन से तो चीजें निकल के आई है। मैं 27 ईयर से इस प्रोफेशन में जुड़ा हुआ हूँ, फिजिक्स, और मैं कितनी गहराई तक फिजिक्स पढ़ता हूँ, मेरे बाद के वीडियो आपको ये भी बता देंगे। ओके, बगैर चश्मे के ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि बीच में मेरा जो मोबाइल है वो गिर गया था, उसको लगाया फिर बनाया। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। ऋषि पाल सिंह शिवाज पूरा नाम।